हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये समसामयिक क्रॉनिकल की मैगज़ीन है, नवंबर 2024 की। इसमें जनरल स्टडीज़ का जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था CDS का, उसी का मॉडल पेपर दिया हुआ, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले है ना, या उससे संबंधित अगर आपको मॉडल पेपर मिल जा रहा है या प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट है ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक्स पे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जब आपकी तैयारी होगी तो उससे आपका बेनिफिट होगा। आप ओनली केवल पढ़ते चले जाइए, कितनी भी बुक पढ़ ली, कितनी भी स्टैंडर्ड की बुक, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। ठीक, कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। इसमें से कुछ प्रश्न मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, कुछ प्रश्न बचे हुए उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं, भारत का मिशन शक्ति DRDO निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक एकल रॉकेट का उपयोग करके बहुल उपग्रहों का प्रक्षेपण, भारी उपग्रहों का प्रक्षेपण, उपग्रहों के प्रक्षेपण में उच्च शक्ति रॉकेटों का उपयोग। D, किसी परिक्रमा करने वाले उपग्रह को ध्वंस करने के लिए रॉकेट का उपयोग। तो भारत का मिशन शक्ति DRDO में से किससे संबंधित है, वो है किसी परिक्रमा करने वाले उपग्रह को ध्वंस करने के लिए रॉकेट का उपयोग। देखिए, इसकी व्याख्या दी है दोस्तों। कह रहे हैं, भारत का मिशन शक्ति DRDO किसी परिक्रमा करने वाले उपग्रह को ध्वंस करने के लिए रॉकेट का उपयोग से संबंधित है। ठीक, देखिए, कह रहे हैं 27 मार्च 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले उपग्रह रोधी हथियार के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की। इंटरसेप्टर ने पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में 300 किलोमीटर 186 मील की ऊंचाई पर एक परीक्षण उपग्रह को मार गिराया। दूसरा पॉइंट इसमें व्याख्या में क्या दें, अब तक रूस, अमेरिका और चीन के पास ही ये क्षमता थी। इसे हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। कौन सा चौथा देश दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय विधि तंत्र के घटक हैं। भारतीय विधि तंत्र के घटक हैं संविधान में प्रतिष्ठापित बुनियादी मूल्य और सिद्धांत, साधारण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार और दायित्व, संवैधानिक मानदंडों के अंतर्गत अधिकार और दायित्वों को परिवर्तित करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था, विधिक और न्यायिक शक्ति। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 4। व्याख्या देखिए दोस्तों। कह रहे हैं, संविधान में प्रतिष्ठापित बुनियादी मूल्य और सिद्धांत, साधारण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार और दायित्व, संवैधानिक मानदंडों के अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों को परिवर्तित करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था और विधिक और न्यायिक शक्ति भारतीय विधि तंत्र के घटक हैं। ये देखिए दोस्तों, नवंबर की मैगजीन है समसामयिक क्रॉनिकल। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं, जीवंत ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के उद्देश्यों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं, पहला पॉइंट है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2021 में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर इस योजना के अधीन चुने गए हैं। चौथा पॉइंट, नेपाल की सीमा से लेकर उत्तर प्रदेश के ग्रामों को इस योजना के अधीन प्रमुख फ्लैगशिप ग्रामों के रूप में चुना गया है। तो इसमें ऑप्शन पहला सही, या एक क्या कह रहे हैं, सही है कह रहे हैं। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। व्याख्या पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं, यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23, 2025-26 तक में उत्तर में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य के साथ की गई है। कह रहे हैं, इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं। तीसरा पॉइंट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के द्वारा जिन प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया गया उनमें सभी मौसम अनुकूल सड़क, पेयजल, 24/7 सौर तथा पवन ऊर्जा और केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देशीय सेंटर इसमें शामिल है।
अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, इनके में से किस संयुक्त राष्ट्र यूएन संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, पूछ रहे दोस्तों। तो यूनेस्को को नहीं किया गया। व्याख्या देखिए दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्य क्षेत्र से छूट दी गई है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर 6वीं अनुसूची के क्षेत्र, 5वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची के क्षेत्र को इसको छूट दी गई है। ठीक, इसकी व्याख्या देखिए। ठीक, देखिए अवैध देखिए दोस्तों, इसमें ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। एटीएम मशीन। असम टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एक एम से मिजोरम। त्रिपुरा इसमें जो है शामिल है, लेकिन 2 एम है। लेकिन उसमें जो हमारे 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, स्टेट हैं, उसमें देखिए मेघालय, मिजोरम, मणिपुर हैं। लेकिन यहाँ पर जो 6वीं अनुसूची है उसमें एटीएम मशीन ऐसे असम टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, लेकिन मणिपुर नहीं है दोस्तों। इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया कई बार ये। कार्बी आंगलोंग ये कहाँ पर है? आसाम में। ये भी पूछा गया कि गारो हिल्स मेघालय, चकमा जिला मिजोरम, त्रिपुरा आदि क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच के निम्नलिखित समझौतों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ताशकंद घोषणा, सिंधु जल संधि, एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं पर हमला नहीं करने पर समझौता, परमाणु हथियारों से संबंधित दुर्घटनाओं की जोखिम कम करने पर समझौता। तो देखिए इसमें कोर्ट में कौन सही है दोस्तों? इसमें सी सही है। पहला है, पहले सबसे पहले क्या था? सिंधु जल संधि है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में सिंधु जल है ना संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी इस संधि पर हस्ताक्षर करता था। शासगंज समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं पर हमला नहीं करने के संबंधित समझौतों पर वर्ष 1928 में हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 1991 में इसकी पुष्टि की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच 21 फरवरी 1967 को परमाणु आयुधों से संबंधित दुर्घटनाओं पर करार हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? संघाई सहयोग संगठन या सीओ के संबंध में लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? या सीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। या सीओ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। या सीओ में 13 सदस्य शामिल हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, पहला और दूसरा सही है दोस्तों, तीसरा गलत है। देखिए व्याख्या पे आते हैं। एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। एससीओ की संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। एससीओ में 13 सदस्य नहीं बल्कि 10 शामिल हैं। संघाई सहयोग संगठन संघाई एससीओ जून 2001 में संघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। गौरतलब है कि संघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मिलकर 1996 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए कह रहे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या है? पहला पॉइंट, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधीन एक विंग, प्रवर्तन निदेशालय का एक प्रभाग, वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण का हितकारी, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोध एजेंसी। तो ये सी पॉइंट सही है। ठीक है, क्या है? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में G7 देशों के पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी। वर्ष दोस्तों एक प्रश्न ये है कि
FATF, ठीक। OECD का मुख्यालय देखिए कहाँ है ना, कहाँ, पेरिस में है, और यूनेस्को, ये तीनों का हेडक्वार्टर देखिए कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिकता को भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई? देखिए दोस्तों, इसकी है ना क्या पर पॉइंट है। नाज फाउंडेशन इंडिया, बचपन बचाओ आंदोलन, संभव फाउंडेशन इंडिया, एक्शन एड इंडिया। तो इसमें कौन सा है? नाज फाउंडेशन इंडिया द्वारा, ठीक है, चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट बात, वेदांत दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। शंकर अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। माधव द्वारा द्वैत दर्शन के विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? तो इसमें एक और दो दोनों सही है दोस्तों। व्याख्या देखिए, कह रहे वेदांत का संबंध वेदों के ज्ञान कोश या ज्ञान खंड से है, जिसे उपनिषद कहा जाता है। अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य हैं, उसे शांकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्मा अलग नहीं है। श्री मध्वाचार्य ने तत्ववाद दर्शन का प्रचार किया। तत्ववाद दर्शन को द्वैत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कह रहे लोगों के मध्य व्यापक पैमाने पर चरखों का वितरण करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? 1919 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा, दांडी मार्च के प्रारंभ में महात्मा गांधी द्वारा, 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, प्रश्न क्या है। ऋग्वेद में अनाज सीरियल्स के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो ये क्या क्या है इसमें है, यव और धान्य, ठीक है। गेहूं का तत्सम देखिए गोधूम है ना। ऋग्वेद में अनाज सीरियल्स के लिए यव और धान्य का शब्दों का प्रयोग किया गया। गोधूम और व्रीहि शब्द गेहूं और चावल के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलेक्जेंडर वंश ने उत्तर प्रदेश के सोहाग की घाट में भारत के प्रथम शैल चित्रों की खोज की थी। दूसरा पॉइंट, भीमबेटका शैल चित्रों को खोज उस समय हुई जब पुरातत्ववेत्ता VS वाकड़कर ने भोपाल से इटारसी की यात्रा करते हुए रेलगाड़ी की खिड़की से शैल देखे और उस स्थल का अन्वेषण करने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर गए। तीसरा पॉइंट है, उड़ीसा की शैल कला में चित्र और उत्कीर्णन एक ही शैलासर में विद्यमान नहीं है। कह रहे हैं इसमें देखिए, कह रहे उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है दोस्तों। व्याख्या इसकी देखिए, ये दिया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। लखनऊ समझौता, सुभाष चंद्र बोस का भारत वापस आना, क्रिप्स मिशन, बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह। तो लखनऊ समझौता शायद 1936 में हुआ क्या, या 1916, दोनों में है ना। देखिए क्रिप्स मिशन तो देखिए, चलिए हम लोग आते हैं नीचे दिए गए कोर्स में से इन घटनाओं के कालानुक्रम सबसे पहले से नवीनतम तक को चुनिए। व्याख्या देखिए, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। दूसरा क्या है, 1921 में सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा से त्यागपत्र देकर भारत लौटे। नेक्स्ट, 22 मार्च से 21 अप्रैल 1942 के बीच स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। प्रधानमंत्री क्लीमेंट विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। 18 फरवरी 1940 तकरीबन 1100 भारतीय नाविकों या HMIS तलवार के जहाजियों और रॉयल इंडियन नेवी ने भूख हड़ताल की घोषणा की नौसेना में भारतीयों की स्थितियों और उनके साथ व्यवहार से प्रभावित थी। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन मध्यकाल में अपने धातु ढलाई कौशलों के लिए
प्रसिद्ध थे और उत्कृष्ट तोड़ेदार बंदूकों की ढलाई करते थे। मराठा, राजपूत, अहोम, गोंड। तो कौन थे? अहोम। अहोम विद्रोह कब हुआ, कहाँ से संबंधित है, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, भारत में प्राचीन हिंदू धातु प्रतिमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल कला अपनी धातु मूर्तिकला के सौंदर्य और तकनीकी कौशलों के लिए सुप्रसिद्ध है। दूसरा है, चोल धातु प्रतिमाओं को प्रतिमा विद्या और शैल प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या और शैली के समान थी। कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? तो 1 और 2 दोनों सही। दोस्तों तो देखिए व्याख्या दिया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरीय एक परिधान है जिसे मौर्य काल में लोगों द्वारा पहना जाता था। यह है शरीर पर ओढ़ा जाने वाला बिना सिला हुआ कपड़ा था। दूसरा पॉइंट, एक सिला हुआ परिधान जिसमें आस्तीन वाला अंग रखा ट्यूनिक होता था। तीसरा पॉइंट, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रयुक्त सिर पर आवरण था। चौथा पॉइंट है, कपड़े की पट्टियों को एक साथ सिलकर बनाया गया तथा कमर पर डोरी से बांधा जाने वाला वस्त्र था। तो ये डी सही ऑप्शन, ठीक है। व्याख्या देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के उच्च पदों और संबंधित विभागों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाहर्त, मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता, दैवारिक, सेना प्रमुख, अक्षपटल, अभिलेख शाह, लेखा परीक्षा अधिकारी, सन्निधात्री, कोषाध्यक्ष। कहने उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो 1, 3, 4 सुमेलित है, दूसरा गलत है। देखिए दोस्तों, ये सब की व्याख्या दिया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों हम। कहने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस साम्राज्य का वर्णन इस रूप में किया गया कि एक चेरी जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। दिल्ली, अवध, झांसी, ग्वालियर। तो ये है अवध, है ना। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल शायद 48 से 56 है, ठीक है। डलहौजी, करजन का तो 99 से 1905 है ना। तो डलहौजी के कार्यकाल में ही शायद रेलवे का आता है ना, सब जो हुआ था विस्तार, है ना, या जो शुरुआत हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। देखिए दोस्तों, कार्यकाल याद होना बहुत कंपलसरी, ठीक है। बहुत देखिए, अब जैसे डलहौजी है, करजन है ना, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सबका आप बार बार देखिए, वो ऑटोमेटिक माइंड में फीड हो जाएगा, ठीक। इसको मैं पूरा कार्यकाल जो है ना याद किया था जो है, ठीक। और रिवीजन नहीं होता, बस ऐसे आ जाता है तो माइंड में, है ना, रिकॉर्डिंग हो जाती है। व्याख्या पे आते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के राज्य को एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगा। उन्होंने 1851 में यह बात कही। 1856 में राज्य को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इनका कार्यकाल है ना 1848 से, मैंने शायद बताया 56, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कुछ कोड मैंने बनाए अपने प्रश्नों में दोस्तों, भूलोगे नहीं, जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने सीडीएस का ये पेपर है तो सीडीएस से ही संबंधित, ये सीडीएस का पेपर है दोस्तों, सीडीएस से ही संबंधित मैं बनाया था। प्रश्न पूछा गया था कई बार, दुलहस्ती परियोजना, तो डी से दुलहस्ती, सी से चेनाब। और सीडीएस इसलिए बना लिया, एक जो है एक्रोनिम हो जाए, है ना, याद करने में, लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सीडीएस बनाया था। सी से चेनाब, डी से दुलहस्ती, एस से जो है बस इसको साइलेंट कर दिया था। इसी से तरह से बना लिया था जीएमटी, ठीक है। जी से झेलम, एम से एमटी, टी से तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना किस पे है? झेलम नदी पे। कई पूछे गए थे बार बार, है ना। और प्रश्न जब एक बार गलत हुआ तो फिर इसको जो है ये हुआ कि कोई कोड बना लिया जाए जिससे याद हो जाए, ठीक। पर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत में जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1872 में पहली अखिल भारतीय जनगणना
करने का प्रयास किया गया। 1881 में 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से की जा रही है। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है। अब देखिए जनगणना की बात हो रही तो रिपन और लिटन है ना, और जो है कौन थे? रिपन, लिटन और एक जो है देखिए है ना, याद नहीं आ रहा अभी प्रश्न। देखिए व्याख्या पे आता है 1872 में जनगणना वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। किसके? लॉर्ड मेयो। अब इनका कार्यकाल कब से कब तक था, है ना, मालूम होना चाहिए। उसके बाद यह हर 10 वर्ष में एक बार होती है। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। 1949 के बाद ही से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महा रजिस्ट्रार जनगणना आयोग द्वारा की गई। देखिए 1872 का आया तो दिमाग में तुरंत है ना ये हो रहा कि किसके कार्य मिले, है ना। अब लॉर्ड देखिए दो हैं, दोनों में एक है रिपन, एक है लिटन, ठीक है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो देखिए यहाँ ला या ला, लब रा पहले आता है, ला बाद में आता है, लेकिन लिटन पहले है, रिपन बाद में है। एक का कार्यकाल 80 से 84, एक का 84 शायद 88 है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, अगर आपको मालूम है कार्यकाल तो कोई समस्या नहीं होती। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के लिए मूलभूत राष्ट्रवादी मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया। दूसरा है 1932 में भारत में डोमिनियन दर्जा स्टेटस प्रदान किया गया था। वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के साथ सुलह की नीति को अंगीकार किया। चौथा संविधान योग्य आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। कहने नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए, तो इसमें केवल चौथा सही है। व्याख्या पे आते हैं दोस्तों। देखिए कह रहे हैं 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के लिए मूलभूत राष्ट्रवादी मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया। यह गलत है, क्योंकि इस अवधि में अधिवेशन में मुख्यतः समस्या संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधित है। हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधियों ने उत्तरदायी सरकार की मांग की, किंतु जिन्ना तथा आगा खान ने इसका विरोध किया। एक संघीय न्यायालय के सामने की मांग की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 में को साम्प्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया। 6 अप्रैल को 241 में लंबी पदयात्रा दांडी मार्च पहुंचकर तोड़कर शुरुआत की। अब देखिए यहाँ जो है गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा, तीसरा है ना, 31, 32 शायद 33 की 30 से शुरू हुआ है ना, ये सब। अब इसमें जो है गोलमेज की बात आई सम्मेलन की, तो आपको तीनों है ना मालूम होना चाहिए कार्यकाल तीनों का, ठीक है, ताकि अगर प्रश्न आए देखिए इससे रिकॉर्डिंग हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप सर्च कर ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा कब हुआ, है ना, क्योंकि कभी कभी मैचिंग आ जाता प्रश्न। नेक्स्ट, हिमालयी हिम नदियों, ग्लेशियरों और उनकी अवस्थित के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? यहाँ है सियाचिन नुब्रा घाटी क्षेत्र, चुंगफर गढ़वाल क्षेत्र, जेमू मध्य नेपाल क्षेत्र, गशेर ब्रह्म पीर पंजाल संक्रांत। तो सियाचिन नुब्रा घाटी क्षेत्र ये तो सही लग रहा है, तो ये एलिमेंट ये अब इन दोनों में देखिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न आंसर पे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है, ठीक कह रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी के नाम पर ही नुब्रा घाटी का नाम रखा है। नुब्रा नदी के साथ ही इस घाटी में श्योक नदी बहती है। जेमू ग्लेशियर पूरी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह सिक्किम में स्थित ना कि मध्य नेपाल में। अगला है गाशेर बुरुम हिमालय की काराकोरम पर्वतश्रेणी की बाल तोरो हिमानी की पूर्वोत्तर छोर पर स्थित एक पर्वत का समूह है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।